नेक्स्ट 5 यस बोलेंगे। अगेन ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है तो दैट विल बी फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। और यू फॉर अनलाइक में तो अट्रैक्ट करता हो, लाइक में क्या करता है, या यू फॉर तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइन होता है। चार्जेस में के यहाँ पे तो जो फोर्सेज होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफाइंड होती है। और एम फॉर मास होगा तो चार्ज होगा, मास नहीं होगा तो डेफिनेटली चार्ज नहीं होगा। या एम के बारे में दूसरा क्या बताया था? हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की तरफ होता है। ए फॉर तो जो पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड का डायरेक्शन तो दूर होगा और निगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स होगा। आर के बारे में क्या बताया था? तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो नेक्स्ट वन एस फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एस फॉर स्फेयर्स। स्फेयर्स में तो दो तरह के स्फेयर्स होते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर या डाइलेक्ट्रिक स्फेयर, या फिर नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, जिसके अंदर क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दूसरा वाला क्या होगा तो कंडक्टिंग होगा या हॉलो होगा या स्फेरिकल सेल कहते हैं, तो उसके अंदर कोई अंदर में चार्ज नहीं होता, तो उसके अंदर फील्ड क्या होता है हमारा जीरो। और डायलॉग के रूप में जाने के फील्ड जीरो पोटेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड जीरो एंड पोटेंशियल कांस्टेंट। एंड आई फॉर क्या बताया गया था? तो आई फॉर इनवेरिएंट क्या मीनिंग था? तो चार्ज जो है तो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता, और मास का तो स्पीड पे डिपेंड करता है। मास को वेरिएंट बोलते हैं और चार्ज को क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट। आई फॉर इनवेरिएंट। और क्या था आई के लिए? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। या आई फॉर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आई फॉर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, या उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। जी फॉर तो जी फॉर तो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होंगे ग्रेविटेशन के जैसे भी होंगे, कुछ क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। ग्रेविटेशन के जो है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? कंजर्वेटिव है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो ये सब क्या सिमिलरिटी है। और डिसिमिलरिटी क्या है ग्रेविटेशन से? कमज़ोर है, ग्रेविटेशन कमज़ोर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है तो स्ट्रांग है। हाँ, ग्रेविटेशन जो मीडियम से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन में ऐसा कोई लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा। मास का कोई ट्रांसफ़र का नियम नहीं है। यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र का नियम है, मतलब मास में ऐसा क्वांटाइजेशन कोई प्रिंसिपल नहीं है। मास में क्वांटाइजेशन, यहाँ पे चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है। तो ये सब ग्रेविटेशन के कैसे हैं तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। और जी फॉर गॉसेस थ्योरम भी बताया था जो हमें, तो आगे कंटिन्यू करना। और एच फॉर क्या बताया गया था? जब टोटल चार्ज को डिवीजन करना है तो कैसे डिवाइड करते हैं? तो इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं, हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। टोटल चार्ज अगर Q1 प्लस Q2 बैठ जाए तो आगे हम लोग क्या कर रहे थे? गॉसेस थ्योरम। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपने देख लिया था। गॉसेस थ्योरम मतलब कोई भी किसी भी टाइप के एग्जाम में जाओगे तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि गॉसेस थ्योरम से सवाल होंगे। बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है गॉसेस थ्योरम से सवाल होते हैं किसी भी टाइप के एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाओ या फिर आप जो है तो सब्जेक्टिव एग्जाम में जाएं। थ्योरम है, नाम में क्या लिखा हुआ? तो पहले मैथमेटिकल डिफिनेशन बताऊं या लैंग्वेज वाला? मैथमेटिकल से ही लैंग्वेज बनाते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे ये क्या होता? तो क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन जीरो। क्यू इनसाइड बटे क्या लिखा हमने राइट साइड में? क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन जीरो। लेकिन लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या लिखा हुआ? दिस इज द फ्लक्स। लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बताएंगे ये? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स। और लेफ्ट हैंड साइड में ई डॉट डी ए लिख दें या ई डॉट डी एस लिख दें?
ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस। इधर भी फ्लक्स लिखा हुआ और उधर भी क्या लिखा हुआ, अभी जो छोटा सा एरिया फ्लक्स लिखा हुआ, तो किससे लिखा हुआ, स्मॉल, तो एलिमेंट डी एस लिखा हुआ। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और उसके बाद जो है ये टोटल फ्लक्स हो गया, और जो क्या कर देंगे, तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिखना। ये क्या है, किसका सिंबल है, क्लोज्ड सरफेस का। तो इधर भी फ्लक्स लिख दिया है, टोटल फ्लक्स ये भी है और टोटल फ्लक्स दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाता है हमारा, गॉसेस थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लक्स लिखा हुआ, राइट हैंड साइड में भी, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, गॉसेस थ्योरम। ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बट एप्सिलॉन 0। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो मोस्टली लोगों को याद हो गया होगा, और इसी को तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग लैंग्वेज में, देखेंगे इधर आराम से, पहले सुन लें, सुन लोगे तो याद रखने में आसान होगा, क्योंकि एग्जाम में भी जाओगे तो ये एक्सप्रेशन तो याद रहेगा, स्टेटमेंट है, तो आप अगर ये एक्सप्रेशन याद हो तो इसे स्टेटमेंट बना लोगे। ये क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, ऐसे टोटल इंटीग्रेट कर दिया और क्लोज सरफेस डाल दिया, और ये क्या कर दिया, तो ये फ्लक्स है। तो जब इंटीग्रेट करते थे तो क्या आ जाता है हमारा, टोटल फ्लक्स आ जाता है। इंटीग्रेट करने से क्या आता है, टोटल फ्लक्स। तो इसको बोलते हैं टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन सा सरफेस है, गोल लगाया हुआ, क्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। पहले लाइन बोलोगे टोटल फ्लक्स, पहला लाइन क्या था, टोटल फ्लक्स। दूसरा लाइन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा लाइन क्या था, ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा क्या था हमारा, तो थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिख दिया, टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल्स क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0, या इक्वल्स 1 बटे एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज, इक्वल्स 1 बटे एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। दैट इज द गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। किसको याद हो गया, पहले बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल्स 1 बटे एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, 1 बटे एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। ये सामने एक्सप्रेशन लिखा ही हुआ, अगर किसी को लैंग्वेज में लिखना तो देख ले, ऐसा लिख लेंगे आप, गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट। टोटल फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड passing through closed surface equals total flux of resultant electric field passing through closed surface equals 1 बटे एप्सिलॉन 0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। तो उसी को लैंग्वेज में लिख देगा। जहाँ पे रिटन एग्जाम होगा तो उसके लिए आपका स्टेटमेंट भी लिखना होगा, एक्सप्रेशन भी लिखना होगा। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तो क्या होगा, ये दोनों का जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, जब थ्योरम होता तो हमें क्या जानना पड़ता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो जानना पड़ता। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज करते हैं आप लोग? हाँ जी, जब हमें बेस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो,
तो हम क्या करते हैं हाइपोटेनस निकालने के लिए, समझ आई बात नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पे गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे, किस लिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, कौन बताएगा? गुड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए तो अदर मेथड्स होते हैं तो लेंदी होता है, और गॉसेस थ्योरम से क्या होता है, तो ईजी होता है। तो गॉसेस थ्योरम इज अल्टरनेटिव मेथड और आसान मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसेस थ्योरम इज ईजी मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन साइड डॉट एप्सिलॉन जीरो, मतलब बता दिया कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन में फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरियस केसेस में तो डिस्कशन करने हैं, तो उन सभी तो केसेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इन्फॉर्मेशन कि गॉसेस थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ। कोई थ्योरम है तो उसको क्या करना होगा, उसको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाना होगा, उससे एग्जाम में सवाल होते हैं। ये सवाल ही पूछा जाए, जब प्रैक्टिस करोगे तो पूछा जाएगा कि आरएचएस में क्या है और एलएचएस में क्या है। इसको आरएचएस बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि गॉसेस थ्योरम के आरएचएस में क्या है। तो गॉसेस थ्योरम में आके आरएचएस में क्या है, तो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर का ही चार्ज लेना है। जो क्लोज सरफेस है उसके कौन सा चार्ज को यूज करना है, यहाँ पे अंदर वाले चार्ज को यूज करना, बाहर वाले चार्ज को यूज नहीं करना। इसमें लाइक आईआईटी के एग्जाम में भी सवाल आए हैं और बाकी अदर लाइक नीट वाले में भी आए हैं, जहाँ पे दिया रहेगा ऐसा कोई क्लोज सिस्टम है, बोला जाएगा कि क्या, तो गॉसेस थ्योरम लगा करके तो बताओ कि इसमें राइट साइड में क्या लिखना होगा, या राइट साइड में तो किन चार्जेज का यूज होगा। ऐसा दिया रहेगा ये Q1 चार्ज है, ये चार्ज Q1 है हमारा, और ये कितना हमारा Q2 और Q3 और Q4 एंड Q5, ऐसा कुछ डाला हुआ। तो सवाल पूछा जाता है कि राइट हैंड साइड में जो गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो किन चार्जेज को कंसिडर करना, तो बोलेंगे Q1 माइनस Q2 एंड Q3, यहाँ पे इनको प्लेस करेंगे। चार्ज एडिटिव होता है तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 लिख करके तो यहाँ पे लिख देंगे, और इनका इस्तेमाल राइट साइड में ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो जो प्रैक्टिस करोगे तुम्हें सवाल मिल जाएंगे, फोटो बनाया रहेगा और वो लिखा रहेगा कि गॉसेस थ्योरम का राइट हैंड साइड में तो कौन सा तो चार्जेज आएंगे, कौन सा नहीं आएंगे। 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे, इसमें जिसमें Q1 Q2 एंड Q3 दिया रहेगा तो उनको यूज करेंगे। Q4 और Q5 एक्सक्लूडेड होगा। और इसी को बोलते हैं कि क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज लेते हैं, बाहर का चार्ज नहीं लेते हैं। गॉसेस थ्योरम का राइट हैंड साइड में इनसाइड वाला चार्ज होता है, बाहर वाला चार्ज। साहब मैं समझ में आई बात नहीं आई? दूसरा और इन्फॉर्मेशन की राइट साइड में तो जो चार्ज होनी चाहिए तो कांस्टेंट होने चाहिए या वेरिएबल होने चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये चार्ज क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तीसरा वन मोर, तो पूछ जाएंगे राइट साइड में जो चार्ज होता है तो स्टेशनरी होता है या मूविंग होता है। तो कुछ भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी भी हो सकता है और मूविंग चार्ज भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर चार्ज चाहिए। हमें कहाँ वाला चार्ज चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम के इनसाइड चार्ज चाहिए। वो कांस्टेंट चार्ज हो सकता है, वेरिएबल चार्ज हो सकता है, मूविंग चार्ज हो सकता है, स्टेशनरी चार्ज हो सकता है। क्लियर हो गया लोगों को? तो ये राइट हैंड साइड पे इतने सवाल बनते हैं। तो राइट हैंड साइड कंप्लीट कर दिया हमने कि राइट हैंड साइड में तो पॉसिबिलिटी आरएचएस और एलएचएस करके सवाल पूछे जाते हैं। तो गॉसेस थ्योरम का आरएचएस में समझ में आ गया लोगों को कि गॉसेस थ्योरम का आरएचएस जो है तो क्या क्या हो सकता है। आरएचएस में तो जो चार्ज होगा Q इनसाइड डेट मे बी कांस्टेंट, वेरिएबल, मूविंग, स्टेशनरी, ऑल पॉसिबिलिटी होगी। ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट दिए रहेंगे, मूविंग, स्टेशनरी। जब थ्योरम होता है तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है।
और उसके लिमिटेशंस या एप्लीकेशंस, तो दोनों पे आपको नज़र रखनी होनी चाहिए। वैलिडिटी कब कब है, तो वैलिडिटी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग का एग्जांपल हमने दे रखा, कौन बताएगा क्या दिया था? कल दिखाया था ना, मतलब कि क्यूब के अंदर एक डंडे को ला रहे हैं, तो डंडा जो है तो क्या कर रहा था, स्टेशनरी था, मूविंग था? मूविंग था। समझ ये बात नहीं है? डंडा क्या था? मूव कर रहा था। तो जितना चार्ज अंदर में क्लोज सिस्टम के अंदर आ गया, तो वो चार्ज को किससे डिवाइड कर देंगे आप? ऑप्शन 0 से। तो डैट विल गिव यू, तो राइट साइड का तो कंप्लीट हो जाएगा, क्यू इन साइड बेटे ऑप्शन 0। क्लियर है? और LHS में आ जाए, वेरियस टाइम सवाल पूछे गए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो सवाल पूछा जाता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन क्रिएट करता है? चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? तो दूसरा ये इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि जो LHS में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके किसके कारण यहाँ पे है? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। समझ आया बात नहीं? तो बोलेंगे कि सभी के कारण है। यहाँ पे राइट साइड में तो सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे, बट लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल चार्जेज। ये सवाल पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन बनाए रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q1 - Q2, Q3, Q4, Q5, सबके कारण इवेल्यूएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेज। इसलिए क्या नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? इसलिए आपको डिफिनेशन में लिखवाया, पढ़ के देखो क्या लिखवाया है। देखो देखो क्या लिखा है। इसलिए अभी जो गॉसेस थ्योरम का डिफिनेशन लिखा था ना, उसमें लिखा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी के कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण आ जाता है, यही आश्चर्यजनक वाली बात है। राइट साइड में तो किसको कंसिडर किया? Q1 - Q2, Q3 को, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ गया? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबके कारण इवेल्यूएट हो जाता है। इसलिए से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नाम पड़ गया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेज। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेज के कारण यहाँ पे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिनको इनके बारे में जानना है कि Q4 एंड Q5, Q4 एंड Q5 जो है, तो उसका तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्यों नहीं होता? Q1 Q4 एंड Q5, तो Q4 एंड Q5 के लिए तो ऐसे तुम कंसिडर करोगे, ये Q4 से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा? इधर घुस रहा होगा। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा होगा, तो यहाँ पे एक बार घुस रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? तो एक जगह क्या, घुसने वाले को क्या मानते हैं? निगेटिव, और निकलने वाले को, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा? 0। और इसके कारण भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ जी, 2 जगह कट कर रहा है, या इसके कारण भी क्या होगा? तो यहाँ पे इंटर कर रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसलिए क्या मानते हैं हम लोग? बाहर वाला कंट्रीब्यूशन चार्ज में राइट साइड में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। हमने जो है ना कि रिजल्टेंट निकालने में अपने आप काउंटिंग हो गया। जब हम वेक्टर्स जोड़ते थे क्या होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट निकल के आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। क्लियर हो गया डिफिनेशन? तो क्वेश्चंस पास्ट में बहुत सारे पूछे गए हैं लिमिटेशंस पे, कि लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण और राइट साइड में चार्जेस कौन कौन से यूज होंगे। तो आगे हम लोग मूव करते हैं कि अब इसका एक्सप्रेशन का यूज कर लें क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन किस लिए करने जा रहे हैं हम लोग? फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यही एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। कैसे यूज करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि किसी थ्योरम या कोई भी तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो देख लेंगे। वहाँ पे भी तो कुछ थ्योरेटिकल सवाल लेकर
एप्लीकेशन तो आपको जाननी है। थ्योरेटिकल ये क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करोगे, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना गिवन होगा, और उसके कारण किसी पॉइंट पे क्या निकालना बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, जैसे लॉन्ग रॉड है या सिलेंडर है या फिर हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ऐसा कुछ दिया रहेगा, और किसी पॉइंट पे क्या निकालने बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे तो पहला स्टेप ये होता कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट से पास करने वाली एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, तो जब अप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप ये होता है कि टेक ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना उस पॉइंट से पास करने वाली क्या लेंगे आप, गॉसियन सरफेस लेंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब गॉसियन सरफेस एक नया टर्म आ गया, तो गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो गॉसियन सरफेस की तो प्रॉपर्टी होती है कि गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज। गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज होता है। दूसरा आप पूछ सकते हैं गॉसियन सरफेस वर्चुअल सरफेस है या रियल सरफेस है, तो वर्चुअल होता, इमेजिनरी सरफेस होता। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करने वाली एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब 4 क्वेश्चंस दिए रहे हैं, गॉसियन सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इज ए वर्चुअल सरफेस, गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है। अब पूछे गॉसियन सरफेस जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसका क्या मीनिंग है, तो बोलेंगे गॉसियन सरफेस का सिमेट्रिसिटी का मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। वापस सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुना। गॉसियन सरफेस पहला तो ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे निकालना है वहाँ से पास करने वाली एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस की तो प्रॉपर्टी बताइए। पहली प्रॉपर्टी कि वर्चुअल सरफेस होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, तो सिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसी को गॉसियन सरफेस लेंगे। तुम अपने मन से कोई गॉसियन सरफेस नहीं लोगे, अगर लेते हो अपने मन से तो देखोगे कि उस गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। तो फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको स्टेटमेंट याद हो गया होगा, कुछ नोट कर लें। क्यों नोट कर लेंगे बताएंगे आप, इसको नोट करके अभी आप इस पर टाइम देंगे, क्यों टाइम देने की जरूरत है बताएंगे आप। हाँ ये काम में आएगा, पर आगे जाएंगे तो फिर से मैग्नेटिज्म में यही पढ़ना पड़ेगा। अभी गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, और इसी के जैसा क्या पढ़ना होगा, मैं गॉसेस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। तो मैं यहाँ पे तो आपको रिपीट कर रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे मान लूँगा कि तुम्हें याद है सब कुछ, कि गॉसियन सरफेस कैसा होता है। या इसी के जैसा तो मैग्नेटिज्म में एक और नियम आएगा, एम्पियर्स लॉ। समझ में आई बात नहीं है, एम्पियर्स लॉ में भी तो ऐसे ऐसे बोल दूंगा कि गॉसियस थ्योरम में हमने ऐसे ऐसे बताया आपको, और अभी से तो अभी ना वहाँ तक पहुँचने, मैग्नेटिज्म पहुँचने में तो अभी 1 महीने का मिनिमम टाइम लगेगा, तो माना जाएगा कि 1 महीने में तुम्हें सब कुछ याद हो गया। समझ आई बात नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बताया, पहला स्टेप में, तो पहला स्टेप में बता दिया कि टेक ए गॉसियन सरफेस, टेक ए गॉसियन सरफेस, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस, टेक ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट
वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। टेक ए गॉसियन सर्फेस पासिंग थ्रू पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तो मेजर करना। और गॉसियन सर्फेस की प्रॉपर्टीज, हाँ गुड, वर्चुअल होता है। और बोलो बोलो बोलो, गॉसियन सर्फेस की प्रॉपर्टी तो क्या होता है, तो वर्चुअल होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी सिमेट्रिकल, इमेजिनरी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मीनिंग इमेजिनरी सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस का मीनिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे तो सिमेट्रिकल उसी को माना जाएगा जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट हो। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है, सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज होता है। सिमेट्रिकल का मतलब तो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला क्या था, वो गॉसियन सरफेस लेना था। और दूसरा स्टेप, तो गॉसियन सरफेस ले लिया तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज पता कर लोगे। ये क्यू इन साइड बेटा एप्सिलॉन जीरो जो राइट साइड में यूज करते हैं,